डियर स्टूडेंट्स, मैं सैयद सादिक उमर आपका फिर से इस्तकबाल करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मौलाना आज़ाद उर्दू हाई स्कूल नांदुरा में। उम्मीद है आप बखैरियत होंगे और घर से ही हमारे यूट्यूब पर जितने वीडियो आ रहे हैं आप उससे नई नई मालूमात हासिल कर रहे होंगे। आइए मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर। उस टॉपिक का नाम है सेल ऑर्गेनेल्स, खलवी हैवान से। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने खलिए के अज्ज़ा, उसके मुख्तलिफ़ हिस्सों के मुतालिक मालूमात हासिल की थी। आइए, खलिए के अंदर ऐसे बहुत सारे उसके छोटे छोटे अज्ज़ा होते हैं, उन अज्ज़ा के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। तो ले चलता हूँ आपको हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है सेल ऑर्गेनेल्स। लेकिन सबसे पहले हम पिछली दी हुई मालूमात को रिवाइज़ करेंगे। हमने खलिए के हिस्सों में सबसे पहले उसमें देखा था खलवी दीवार, उसके बाद खलवी झिल्ली, उसके बाद साइटोप्लाज्म, और बाद में उसमें देखा था हमने मरकज़ा। तो मरकज़ा खलिए का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो खलिए के तमाम अफ़ाल पर काबू रखता है। तो खलिया एक खलिए का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, खलिए का एक अहम हिस्सा होता है। तो आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे, क्या नबातात, हैवानात और बैक्टीरियाई खलिए में मरकज़े की साख्त यकसा होती है? आइए देखते हैं कि जितने भी खलिए पाए जाते हैं, तमाम खलिए में मरकज़े की साख्त यकसा होती है या नहीं। तो प्यारे बच्चों, उस लिहाज से खलिए को दो किस्मों में तकसीम किया गया है। सबसे पहली किस्म है प्रोकैरियोटिक सेल, गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार खलिया, और दूसरी किस्म है यूकैरियोटिक सेल, वाज़ेह मरकज़ा बरदार खलिया। आइए इनकी तारीफ़ देखते हैं और इनके मुतालिक कुछ मालूमात हासिल करते हैं। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, प्रोकैरियोटिक सेल कहते किसे हैं? तो ऐसे खलिए जिनमें न्यूक्लियाई मादा न्यूक्लियाई झिल्ली के बगैर होता है, या ऐसे अजसाम जिनके खलियों में मरकज़ी झिल्ली नहीं होती, वो प्रोकैरियोटिक सेल, गैर वाज़ेह मरकज़ बरदार खलिया कहलाते हैं। आमतौर पर अगर हम उसके लग़वी मानी देखें तो प्रो का मतलब होता है बुनियादी या इब्तदाई, और कैरियन का मतलब होता है मरकज़ा। या सिंपल वर्ड में इसकी तारीफ़ इस तरह कर सकते हम, ऐसा खलिया जिसमें मरकज़ा वाज़ेह तौर से, साफ तौर से नज़र नहीं आता, उसे हम गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार खलिया कहते हैं। दूसरी टाइप उसकी यूकैरियोटिक सेल, ऐसे खलिए जिनमें न्यूक्लियाई मादा न्यूक्लियाई झिल्ली से घिरा होता है, या ऐसे खलवी अजसाम जिनमें मरकज़ी झिल्ली होती है, उस खलिए को वाज़ेह मरकज़ा बरदार खलिया कहते हैं। उसमें भी यू का मतलब होता है हकीकी और कैरियन का मतलब होता है मरकज़ा। शक्ल के ज़रिए हम उसकी मालूमात हासिल करेंगे। देखिए हमारे सामने दो सेल है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है और दूसरा यूकैरियोटिक सेल है। जैसे हमने तारीफ़ उसकी समझे, तो तारीफ़ के मुतालिक उसमें देखा गया है कि प्रोकैरियोटिक में मरकज़ा हमको वाज़ेह तौर से नज़र नहीं आ रहा है, उसमें ऐसा कोई भी हिस्सा हमको नज़र नहीं आ रहा जो न्यूक्लियाई झिल्ली से घिरा हुआ है। और अगर हम वाज़ेह मरकज़ा बरदार खलिए की तारीफ़ के मुताबिक उसकी शक्ल देखें तो उसमें मरकज़ा हमको मरकज़वी झिल्ली से घिरा हुआ नज़र आ रहा है, मतलब हकीकी मरकज़ा हमें इसे न इसमें नज़र आ रहा है। तो इस तरह खलिए की दो अक़साम है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। आइए उससे कुछ एग्जांपल देखेंगे कि ऐसे खलिए जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होता है उन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, ब्लू ग्रीन अलगी और कुछ यकखलवी जानदार यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ये तमाम प्रोकैरियोट्स है। और कुछ यूकैरियोट्स जानदारों की तारीफ़ देखेंगे अपन।
उसकी कुछ मिसालें, तो उसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कुछ कसीर खलवी हैवानात, हायर प्लांट्स आला नबातात, और एनिमल्स, कुछ हैवानात ऐसे होते हैं जो हम जिनके अंदर जो है मरकज़ा वाज़ेह तौर से नज़र आता है। ये खलिए की शक्ल हमारे सामने है। जैसे आप उसके अंदर बहुत सारे खलवी हैवानों के नाम नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले कि जैसा कि हम खलिए के मुख्तलिफ़ हिस्से देख चुके हैं, उसमें हमने देखा कि हर खलिए के गिर्द एक झिल्ली होती है जो उसे बाहरी माहौल से अलहदा करती है। और खलिए में कुछ बड़े पेचीदा और कसीर खलियाती अजसाम, जो कसीर खलियाती अजसाम होते हैं, वो खलियों की उनकी जो बनावट होती है वो पेचीदा होती है और उसमें बहुत सारी कीमियाई सरगर्मियाँ होती हैं। यही कीमियाई सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए खलिए के अंदर कुछ छोटे छोटे अजसाम खलवी झिल्ली से घिरे हुए होते हैं। तो उसमें आइए देखते हैं कि खलिए में मौजूद जो ज़ैली अज्जा होते हैं, खलिए के अंदर मौजूद कुछ ज़ैली अज्जा होते हैं जो मखसूस फ़ेल को अंजाम देते हैं, उन्हें सेल ऑर्गेनेल्स खलवी हैवान से कहते हैं। आइए कुछ खलवी हैवानों के नाम हम देखेंगे। सबसे पहले उसमें है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे उर्दू में दरून माया का जाल कहते हैं। नंबर 2 है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडीज़ और गोल्जी एपरेटस, उर्दू में उसे गोल्जी अजसाम कहते हैं। नंबर 3 राइबोसोम्स, उर्दू में भी उसे राइबोसोम्स ही कहेंगे। नंबर 4 माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे तवानाइया या तवानाई घर कहते हैं। नंबर 5 है प्लास्टिड्स। नंबर 6 है लाइसोसोम और नंबर 7 है वैक्यूल्स। तो आइए एक एक करके हम इसके मुतालिक जो है मालूमात हासिल करते जाएंगे। सबसे पहले जो खलवी हैवान सा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसको समझने के लिए हम हमारे अतराफ़ की कुछ सादी एग्जाम्पल देखेंगे। तो आइए हम हमारे अतराफ़ के माहौल का मुशाहिदा करेंगे। ज़रा सोचिए, आपके घर की इमारत में कितने किस्म की पाइप लाइनें हैं, वो कौन कौन से काम अंजाम करती है। अगर ये पाइप लाइनें ना होती तो क्या होता। अब जाहिर सी बात है, हमारे घर में बहुत सारी पाइप लाइनें हैं जो हम पानी को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसी ही जो है कुछ साख्त जो खलिए के अंदर प्रोटीन की तैयारी में हिस्सा लेते हैं और प्रोटीन को एक खलिए के अंदर एक से दूसरे मुकाम पर पहुंचाने का काम करते हैं। जिस तरह पानी की पाइपलाइन हमारे घर में एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुंचाने का काम करती हैं, तो उसी से मुतालिक जो है एक खलवी हैवान सा जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उर्दू में उसे दरून माया का जाल कहते हैं। तो दरअसल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्लियों से ढकी हुई ट्यूब और शीट का एक बहुत बड़ा जाल होता है। ये लंबी ट्यूब जैसे या गोल या बैजवी थैलियों या वेसिकल की तरह नज़र आते हैं। उसकी बनावट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होती है। तो उसकी बनावट के लिहाज से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो किस्मों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहली किस्म उसकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरी टाइप है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमवार दरून माया का जाल। आइए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं। अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खुर्दबीन के ज़रिए मुशाहिदा करें तो ये खुरदुरा नज़र आता है। अब इसकी खुरदुरा नज़र आने की वजह क्या है। तो खुरदुरा नज़र आने की वजह यह है कि उसकी सतह पर राइबोसोम नाम के ज़र्रात लगे हुए होते हैं। राइबोसोम तमाम खलियों में मखसूस जो है काम को अंजाम देते हैं, ये फ़ाल होते हैं। जनरली आमतौर पर राइबोसोम प्रोटीन की तैयारी में हिस्सा लेते हैं और यही तैयार शुदा प्रोटीन ज़रूरत के मुताबिक खलिए के दूसरे हिस्सों में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़रिए भेजी जाती है। और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
में चिकनाई के सालमात या लिपिड सेल होते हैं, लिपिड के ज़र्रात होते हैं जो खलिए की कारकर्दगी के लिए अहम होते हैं और वो लिपिड बनाने में मदद देते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शक्ल के एतबार से मुख्तलिफ खलियों में मुख्तलिफ होते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमवार दरुनमाया का जाल प्रोटीन और लिपिड एंजाइम और हार्मोन तैयार करने का काम करते हैं और ये हमेशा जो है एक नेटवर्क निज़ाम, एक जो है नेटवर्क सिस्टम कायम करते हैं। शक्ल में हम यहाँ पर हमें दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आ रहे हैं। एक है RERF एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सतह पर हम राइबोसोम को देख सकते हैं, उसकी वजह से खुरदुरा नज़र आता है। एंड नंबर 2 स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सतह पर कोई भी राइबोसोम नहीं है, वो हमवार है, इसलिए उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आइए चलते हैं नेक्स्ट खलवी सेल ऑर्गेनेल, खलवी हैवान जिसका नाम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो उसको समझने के लिए भी हम हमारे अतराफ़ के माहौल का मुशाहिदा करेंगे। ज़रा सोचिए, आपके पसंदीदा बिस्किट और चॉकलेट्स किन किन गिलाफ या कवर में लिपटे हुए होते हैं। जाहिर सी बात है, जो चीज़ें हम बिस्किट, चॉकलेट्स या फिर और कोई खाने की चीज़ हम तक जो पहुंचाई जाती है वो कंपनी से या फैक्ट्री से तैयार होकर मखसूस पैकेट के अंदर उसको पहुंचाया जाता है। उसी तरह जो तैयार शुदा प्रोटीन है, वो तैयार शुदा प्रोटीन को खलिए के मुख्तलिफ मुकामात तक पहुंचाने के लिए एक मखसूस खलवी हैवानसा है जिसका नाम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जाहिर सी बात है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन गोल्जी जो है जिस साइंसदान ने उसकी दरियाफ्त किया उसी के नाम पर उसको नाम दिया गया है गोल्जी कॉम्प्लेक्स और वो साइंसदान का नाम है कैमिलो गोल्जी जिसने 1898 में उसकी दरियाफ्त किया था। आइए देखते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है। तो कैमिलो गोल्जी ने चपटी थैलेनुमा साख्तों का एक सेट दरियाफ्त किया जिसे सिस्टर्नी कहा गया, जो एक दूसरे के तकरीबन मुतवाज़ी तरतीब में जमा होते हैं। ये झिल्लियाँ आमतौर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी होती है। खलिए के अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स की साख्त हम देख सकते हैं कि किस तरह साइटोप्लाज्म के अंदर उसकी पोजीशन, उसकी हालत होती है। आइए और बारीक बीनी से उसका मुशाहिदा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको बताया कि ये झिल्लियाँ अक्सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी हुई होती है। देखिए इसमें हम सिस्टर्नी को देख सकते हैं। जो चीज़ें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नज़दीक तैयार होती है उनकी पैकिंग और खलिए के अंदर और बाहर दूसरे मुकामात पर रवानगी गोल्जी अज्साम के ज़रिए होती है। इन कामों में वेसिकल के अंदर बनने वाली अशिया, जो वेसिकल के अंदर जो बनने वाली अशिया है उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, उसकी तरमीम होती है और पैकिंग की जाती है और उसको गोल्जी अज्साम के ज़रिए मुख्तलिफ मुकामात पर पहुंचाया जाता है। तो गोल्जी अज्साम लाइसोसोम के बनने में भी शरीक होते हैं और साथ ही साथ खलवी दीवार, खलवी झिल्ली में जो है बनने में मदद करते हैं। आइए, ये थे गोल्जी अज्साम की साख्त और उसके अफ़ाल। चलते हैं अगले खलवी हैवानसे की तरफ जिसका नाम है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स दो अल्फाज से मिलकर बना है, दो अल्फाज से माखूज़ किया गया है जिसमें राइबो और सोमा। राइबो का मतलब होता है RNA और सोमा का मतलब होता है जिस्म। तो सबसे पहले राइबोसोम्स की दरियाफ्त क्लॉडे ने 1941 में खुर्दबिन के ज़रिए साइटोप्लाज्म में कुछ दानेदार साख्तों का मुशाहिदा किया। इन साख्तों को उसने माइक्रोसोम्स का नाम दिया। बाद में 1858 में पैलाडे ने उसे राइबोसोम का नाम दिया। ये राइबोसोम साइटोप्लाज्म में आज़ादाना तैरते हुए नज़र आती है या फिर बाज़ जगहों पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ी होती है। राइबोसोम 50% प्रोटीन, 50% RNA से मिलकर बने होते हैं। राइबोसोम वो जगह है जहाँ प्रोटीन्स की तैयारी की जाती है।
इसलिए राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये शक्ल हमारे सामने है, इस तरह राइबोसोम की साख्त होती है और वो साइटोप्लाज्म में खलिए के अंदर हमको तैरते हुए नज़र आते हैं। तो इस तरह राइबोसोम की साख्त होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खलवी हवांसे की तरफ। तो उससे पहले ज़रा सोच कर बताइए, आपके घर का लाइट, पंखा या कंप्यूटर किस तवानाई के ज़रिए काम करता है? ये तवानाई कहाँ तैयार होती है? जाहिर सी बात है, हमारे घर में जितने भी जो है इलेक्ट्रिकल एपरेटस है जो बिजली पर चलने वाले हैं, तो ये एक तवानाई के ज़रिए काम करते हैं जिसे हम बरक़ी तवानाई कहते हैं, और ये तवानाई पावर हाउस में तैयार की जाती है। उसी तरह खलिए के अंदर जो खलवी हैवान से होते हैं उन्हें मखसूस काम अंजाम देने के लिए भी तवानाई की ज़रूरत पड़ती है, और ये तवानाई खलिए में माइटोकॉन्ड्रिया के ज़रिए तैयार की जाती है, जिसे उर्दू में तवानाइयाँ कहेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी दो मुख्तलिफ अल्फाज से माखूज़ है, जिसमें माइटोस और कॉन्ड्रियन। तो माइटोस का मतलब होता है धागा, कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रैन्यूल्स या दाने, यानी कुछ दानेदार साख्त उसमें नज़र आती है। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की दरियाफ्त जो है रिचर्ड आल्टमैन ने की थी, जो जर्मन साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1890 में माइटोकॉन्ड्रिया को दरियाफ्त किया और उसे बायोप्लास्ट का नाम दिया था। बाद में 1897 में एक जर्मन साइटोलॉजिस्ट जिसका नाम बेंडा था, उन्होंने उसे माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया आमतौर से यूकैरियोट्स में पाई जाती है। उसके जो अफ़ाल होते हैं कि तवानाई फराहम करना, तो ज़िंदगी के लिए जितने लाजमी मुख्तलिफ़ कीमियाई सरगर्मियाँ हैं उन सबको तवानाई की ज़रूरत पड़ती है, और वो तवानाई माइटोकॉन्ड्रिया से फराहम की जाती है। और ये तवानाई खलिए में एटीपी साल्मों की शक्ल में फराहम की जाती है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको तवानाई का सिक्का भी कहते हैं। आइए उसकी साख्त देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की साख्त। माइटोकॉन्ड्रिया में एक की बजाय दो झिल्लियाँ होती है। दोहरी झिल्ली वाला खलवी हैवानसा है। बाहरी झिल्ली मसामदार होती है, जबकि अंदरूनी झिल्ली में गहरी तहें होती है। इन तहों को क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी जो हमें एक से ज़्यादा तादाद में नज़र आ रही है, अगर ये वाहिद होते तो उसे क्रिस्टा कहते हैं, और अगर जमा में है तो क्रिस्टी कहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोहरी झिल्ली होती है। बाहरी झिल्ली आउटर मेम्ब्रेन और अंदरूनी झिल्ली इनर मेम्ब्रेन कहलाती है। और ये खलिए के अंदर पाए जाने वाला खलवी हैवानसा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। उस डीएनए को माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं, और राइबोसोम खलिए के अंदर पाए जाते हैं। और क्रिस्टी के अंदर कुछ मखसूस किस्म का सयाल होता है जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसा कि बताया कि जो है माइटोकॉन्ड्रिया का मखसूस काम है खलिए के मुख्तलिफ हिस्सों को तवानाई फराहम करना, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। खलिए का तवानाई घर उसे कहा जाता है। ये उसकी साख्त, हम उसकी शक्ल देख सकते हैं। अगला खलवी हैवानसा जिसका नाम है प्लास्टिड्स लोन माया। तो प्लास्टिड्स की दरियाफ्त जो है शिम्पर ने 1883 में किया था। सबसे पहले उन्होंने इस इस्तिलाह का इस्तेमाल किया, और ये खलवी हैवानसा मेम्ब्रेन या झिल्लियों में लिपटे हुए होते हैं, जो ज़्यादातर या सिर्फ जो है पौधों में और ऐसे प्रोटिस्ट में पाए जाते हैं जो श्वाई तरकीब में हिस्सा लेते हैं। ये प्लास्टिड की साख्त हमारे सामने है। तो प्लास्टिड्स को उसके काम के, उसके फेल की बिना पर मुख्तलिफ़ किस्मों में उसको डिवाइड किया गया है। आइए देखेंगे प्लास्टिड्स की किस्में, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। सबसे पहली टाइप है उसकी क्लोरोप्लास्ट।
जिसमें क्लोरोस का मतलब होता है सब्ज और प्लास्टोस का मतलब होता है जिस्म, ज़मीन या शक्ल। नंबर 2 है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब होता है क्रोमा से बना है, जिसका मतलब होता है रंगीन, कलरफुल, और प्लास्टोस का मतलब ज़मीन या शक्ल। नंबर 3 ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोस का मतलब होता है बेरंग, कलरलेस या सफ़ेद। तो आमतौर पर जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो शोक रंग, उसमें जो है शोक रंगों के पिगमेंट उनके अंदर पाए जाते हैं। ये फूलों के पेटल्स और फलों के सेल्स में मौजूद होते हैं। उनका काम उन हिस्सों को रंग देना है जो पॉलिनेशन में मदद करते हैं। नंबर 3 टाइप है उसकी ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोस का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि बेरंग, सफ़ेद या कलरलेस होता है। तो ये प्लास्टिड्स बेरंग होते हैं। ये ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करने वाली जगहों में पाए जाते हैं। इनका काम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड का ज़ख़ीरा करना है। तो प्लास्टिड जो है ज़्यादातर क्लोरोप्लास्ट सब्ज़ मायना की शक्ल में नबातात के अंदर पाए जाते हैं। देखिए शक्ल हमारे सामने है। तो प्लास्टिड्स के अंदर जो है जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। तो ये आमतौर पर पौधों में फोटोसिंथेसिस के लिए अहम होते हैं। सबसे अहम काम है सब्ज़ मायने का फोटोसिंथेसिस में मदद करना। तो सब्ज़ मायना जो होता है ये डबल झिल्ली में लिपटे हुए होते हैं। बैरूनी झिल्ली उसकी हमवार होती है और अंदरूनी झिल्ली में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के सयाल माए में स्ट्रोमा में थैलिया बनाते हैं जिन्हें थैलाकॉइड्स कहते हैं, और ये थैलाकॉइड्स के ढेर को ग्रैनम कहा जाता है। तो नबातात का जो सब्ज़ हिस्सा नज़र आता है हमें, आमतौर पर जो पत्ते होते हैं वो सब्ज़ मायना की वजह से हरे होते हैं। चलिए नेक्स्ट खलीवे वंश की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्या आप बता सकते हैं काश्तकारी के दौरान हासिल शुदा घास फूस, कचरा वगैरह गड्ढे में डालने के कुछ दिन बाद उस कचरे का क्या हश्र होता होगा? जाहिर सी बात है कि काश्तकार को सब पहचानते हैं, अच्छी तरह जानते भी हैं। तो काश्तकारी के दौरान हासिल शुदा घास फूस जो किसी काम के नहीं होते या कचरा वगैरह, तो किसान उसको ख़त्म करने के लिए एक घड़ा बनाकर उसके अंदर उसको डाल देता है, और कुछ दिन बाद जो है वो धीरे धीरे जो है खाद बनकर मिट्टी में शामिल हो जाते हैं। वैसी जो है साख्ते खलिए के अंदर पाई जाती है जिसे लाइसोसोम कहा जाता है। दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है ये भी। लाइसिस का मतलब होता है अलग हो जाना और सोमा का मतलब होता है जिस्म। आइए देखते हैं लाइसोसोम क्या है। तो लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन में लिपटे हुए होते हैं, एकहरी झिल्ली से लिपटे हुए खलवी हवांश हैं जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलकर खलिए में एक किस्म का इखराजी निज़ाम बनाते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम बनाते हैं खलिए के अंदर। लाइसोसोम टूटे फूटे खलिया और खारजी मादे को हज़म करके खलिए को साफ़ रखते हैं। खलिए में दाखिल होने वाले खारजी मादे जैसे बैक्टीरिया या ग़िज़ा और पुराने खलिए लाइसोसोम में जाकर ख़त्म हो जाते हैं, जो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करते हैं, और एंजाइम्स जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उन्हें हज़म कर लेते हैं। इसलिए उन्हें खलिए की खुदकशी थैलिया भी कहा जाता है। मतलब खलिए के अंदर जितना टॉक्सिक मटेरियल है उन सबको ख़त्म करने का काम लाइसोसोम के ज़रिए किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं लास्ट खलवी हैवांसी की तरफ, जिसका नाम है वैक्यूल्स। उर्दू में उसे खालिए कहा जाता है। ये लातीनी लफ्ज़ से अखज़ किया है जिसका वैकस से, ये वैक्यूस से, जिसका मतलब होता है खाली। खलिए के अंदर कुछ खाली जगह पाई जाती है। शक्ल में देखकर उसका मुशाहिदा कीजिए। तो खलिए में साइटोप्लाज्म में बहुत से छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। ये खलवी हैवांसी भी एकहरी झिल्ली में लिपटे हुए होते हैं, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के मादों का ज़ख़ीरा करते हैं। कुछ थैलीनुमा साख्त होती है। तो हैवानात के खलियों में जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे होते हैं। अगर हैवानी खली के बनस्बत हम नबाती खली का मुशाहिदा करें तो नबाती खलियों में वैक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं जो एक सयाल से भरे होते हैं, जिन्हें खलिया सयाल या सेल सैप कहते हैं। नबातात की बहुत सी अशिया मुख्तलिफ़ नामियाती तेज़ाब
और प्रोटीन शामिल, जो प्रोटीन का ज़ख़ीरा करते हैं जिनमें अमाइनो एसिड्स, शुगर, मुख्तलिफ नामियाती तेज़ाब, ऑर्गेनिक एसिड्स और प्रोटीन वगैरह शामिल है जिनका ज़ख़ीरा किया जाता है। इसके अलावा जो है कुछ जहरीले सालमे होते हैं, कुछ टॉक्सिक मटेरियल, उसका भी ज़ख़ीरा करते हैं ताकि सब्ज़ीखोर हैवानात से उनको बचा जा सके। मतलब सब्ज़ीखोर हैवानात जो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं उससे जो है अपने को ख़ुद को बचाने के लिए जो है वो टॉक्सिक मटेरियल का ज़ख़ीरा करते हैं। तो इस तरह जो है वैक्यूल्स की साख्त होती है। उम्मीद है आपको दी गई मालूमात जो है बखूबी समझ आई होगी। आगे की इसी तरह मालूमात हासिल करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।